हमारा रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमने पास्ट पेपर्स को स्टार्ट किया हुआ है, तो मैथ हमारा कंप्लीट हो गया था। 2022 से लेकर 2026 तक का जितना भी आपका मैथमेटिक्स है, पीपीएससी के मुख्तलिफ पेपर्स में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वन बाय वन तमाम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके उनके हवाले से सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर करवा दिए हैं। नोट्स भी आपके ग्रुप में शेयर कर दिए थे, उसकी वीडियोज़ भी सारी शेयर कर दी थी। अब नेक्स्ट हम इंग्लिश की तरफ मूव करते हैं कि इंग्लिश के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। 2026 से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। इसको भी वापस को हम जाएंगे 26 से लेकर फिर 22 तक इंशाल्लाह हम अपनी इंग्लिश को भी जो है ना ये सारा का सारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश का जो जो भी आपके पास टॉपिक आएगा, जो जो भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी आपके पास टॉपिक आएगा वो भी साथ साथ हम इंशाल्लाह इसके साथ डिस्कस करते जाएंगे ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं जी, आज हमारा पार्ट 1 है 2026 का। 2026 के पेपर्स का इंशाल्लाह मैं 4 से 5 पार्ट करूंगा, क्योंकि स्टार्ट पे जो हो गया ना, जो आपके जैसे आपको पता है मैथ वाले भी पहला 1-2 आपके पास जो पार्ट होता है थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने होते हैं। तो ऐसे ही आपके इंग्लिश के भी पहले 1-2 पार्ट जो थोड़े से लेंथी भी होंगे और मुश्किल भी होंगे, क्योंकि हमने क्या करना होता है, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमारे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे वो आपके पास आर्टिकल वाला करेंगे। यहाँ पे आपके पास आर्टिकल का एक यहाँ पे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5, तो हम इसके साथ आर्टिकल वाला टॉपिक भी सारा कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे जैसे जो जो भी आपके पास क्वेश्चन आया करेगा, साथ साथ हम एक उसका जो क्या करेंगे जी, उसका एक जो टॉपिक भी सारा कवर कर लिया करेंगे। तो पहले 2-3 पार्ट्स में आपके पास सारे के सारे टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट में हमारे जो पार्ट्स आएंगे उसमें टॉपिक्स होंगे हमने ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे, तो जस्ट हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे और उसको हम सॉल्व कर दिया करेंगे। चलते हैं जी आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमने असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पेपर हुआ था 5 अप्रैल 2026 को, ये वाला हम सारा सॉल्व करते हैं इंग्लिश का पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, वी विल डिस्कस इट लेटर। अंडरलाइन वर्ड इज, कहता है जी जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है लेटर। लेटर बताओ जी लेटर क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है जी। ये नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया था, कंसेप्ट आपने स्टार्ट किया था लेटर से। हमने लेटर से अपना कंसेप्ट स्टार्ट किया था, लेटर से फिर हमने वर्ड और रबिश का हमने किया था, और उसके बाद हमने वर्ड से आगे फिर हमने इसको किया था जी फ्रेज। फ्रेज की तरफ हम लेके गए थे, ठीक है जी, और क्लास की तरफ गए थे। फिर आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास का हमने अपने पढ़ा था, इस कंसेप्ट पढ़ा था। उसके बाद फिर हम इसको लेके आए थे, इंडिपेंडेंट क्लास को हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस के वाले से मैंने आपको क्या कहा था कि सेंटेंस वो आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें आपके पास नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। नाउन एक वर्ब होता है, मीन, ठीक है जी। मीन के सब्जेक्ट भी आपके पास होता है और वर्ब भी आपके पास मौजूद होता है। नाउन आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। तो एक आपके पास सब्जेक्ट भी होता है और एक आपके पास वर्ब भी होता है, और ये मुकम्मल आपके पास क्या करता है जी, इंफॉर्मेशन भी पूरी आपको ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो आपने जो भी आपके पास सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट और वर्ब की आपने निशानदेही करनी होती है, ठीक है। वो जो आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर किसी चीज का डायरेक्ट नाम लिखा हो तो हमारे पास नाउन होता है। अगर उसकी जगह पे, नाउन की जगह पे कोई चीज इस्तेमाल हुई हो, जैसे आपके पास होता है जी प्रोनाउन, आपके पास 3 तरह के हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपके पास आई होता है, ठीक है जी, आई होता है, और उसके बाद माई होता है, माइन होता है, और आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपके पास यू और योर होता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपके पास वी और दे होता है, सॉरी दे होता है, दे ही, शी और दे। और फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, आई और वी आता है, ठीक है जी। माई भी आपके पास, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है जी। उसको हम जो पोजेसिव प्रोनाउन में जब जाते हैं, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट के वाले से जस्ट यही समझ लें कि आई और वी आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और ही, शी और दे आपके पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपका जो सेंटेंस है उसमें नाउन कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। इसमें सब्जेक्ट मेरे पास वी आ रहा है, तो वी मेरे पास क्या है जी, ये आपके पास एक, ये आपके पास प्रोनाउन है। प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपने ये तो आपने वैसे भी रट्टा भी लगा सकते हैं, आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे आपके पास क्या है जी, ये आपके पास प्रोनाउन है। तो ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ये प्रोनाउन हो गया। अब इसके में उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें काम क्या हो रहा है, काम इसमें हो रहा है डिस्कशन का, डिस्कशन का काम हो रहा है। तो ये आपके पास वर्ब है, ये आपके पास वर्ब है। तो वर्ब के साथ अगर आपके पास इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड वगैरह लगे हुए हों तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये आपके हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, विल हमारे पास क्या जी, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, इट। इट आपके पास क्या है जी,
इट भी आपके पास एक प्रोनाउन है, इट भी आपके पास एक प्रोनाउन है, ठीक है जी। आगे ये जो लेटर लिखा हुआ, लेटर, लेटर का हमने देखना है कि ये लेटर आपके पास है, लेटर किस किस के साथ ताल्लुक है, मीन के हम इस मसले को बाद में डिस्कस करेंगे, ये आपके पास इसका मतलब बन रहा है। तो जो लेटर आपके पास है, आपने देखना है कि लेटर का ताल्लुक किसके साथ है, इसका ताल्लुक वी के साथ है, मीन के सब्जेक्ट के साथ है, इसका ताल्लुक आपके पास वर्ब के साथ है, या इसका ताल्लुक आपके पास है ऑब्जेक्ट के साथ है, ये आपने देखना होता है। अगर तो इसका ताल्लुक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ हुआ तो आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही आपके पास नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है जी। तो जब नाउन या प्रोनाउन को कोई चीज जब एलैबोरेट करती है उसके साथ उसका ताल्लुक होता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, किसी नाउन की तारीफ को। और जब किसी चीज का ताल्लुक आपकी वर्ब के साथ आ जाए, किसी वर्ब की आप जो ना इसकी जो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है उसको हम कहते हैं जी, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब, वर्ब की आपने क्वालिटी के अंदर ऐड कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेटर आपके पास क्या है जी, लेटर आप देखें ना, वो कहते हैं हम इस मसले को बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करेंगे बाद में क्या करेंगे जी, हमने बाद में किस किस चीज को अब पोस्टपोन कर रहे हैं, डिस्कशन को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो ये आपके पास डिस्कशन है ना, हमने मीन के हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। कब करनी है, हम लेटर बाद में करेंगे। तो हम डिस्कशन को हम क्या उसकी हम टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं कि बाद में करेंगे। तो लेटर का तलक आपका डिस्कशन के साथ है। तो यहाँ पे आपके पास ये डिस्कस आपके पास वर्ब है। तो वर्ब को कोई चीज़ जब एलैबोरेट कर रही होती है, वर्ब की टाइमिंग को, वर्ब की क्वालिटी को, वर्ब की क्वांटिटी को जो हम चीज़ एलैबोरेट कर रही होती है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। वर्ब की आपने क्वालिटी के अंदर कोई चीज़ ऐड कर दी है तो ये हमारे पास एडवर्ब आ गया, बी वाला ऑप्शन आ गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन था, जर्मन इज स्पोकन इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। अब ये आपके पास क्वेश्चन था, इसमें कहता है चेंज द वॉइस। जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है तो हमने क्या करना होता है, मैंने आपको जब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का आपको टॉपिक करवाया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने ये बात क्लियर करनी है कि आपको जो सेंटेंस दिया गया है क्या वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस है। सबसे पहले हमने ये इसका हमने करना होता है जी, अपने फैसला करना होता है कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। हमारा जो सेंटेंस है हमने क्या करना होता है, इसमें हमने दो बेंचमार्क सेट किए थे, दो निशानियां हमने लगाई थी। एक निशानी क्या थी, एक निशानी ये थी कि आपके पास जो पैसिव वॉइस होता है, जो पैसिव वॉइस होता है उसमें काम करने वाला गायब होता है, काम करने वाला गायब होता है, जो काम करने वाला है उसके मुतालिक नहीं बताया गया होता। दूसरी बात हमने क्या याद की थी कि हमारे पास इज, एम, आर, वाज, वर, विल, बी और शैल बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगी होती बल्कि थर्ड फॉर्म लगी होती है, ठीक है। आपको पता है ना, आपने टेंस किए थे तो इज, एम, आर के लिए साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। ये कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में यहाँ पे इज, एम, आर के साथ आईएनजी लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में वाज, वर के साथ आईएनजी लगाते हैं। और आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी, शैल बी के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इज, एम, आर के साथ, इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई होगी, आईएनजी नहीं लगी होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है। तो अब देखें इसमें दोनों निशानियां पूरी करते हैं। जर्मन इज स्पोकन इन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। अब इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें वर्ब क्या है, काम क्या है। काम आपके पास है स्पोकन, काम आपके पास के स्पोकन, क्योंकि वर्ब वो आपका वर्ड होता है जिसकी डिग्रीज बन जाती हैं। आपके पास 3 डिग्री होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब देखिए स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है, ठीक है। अब जर्मन, जर्मन, जर्मन तो नहीं आपने कभी पढ़ा होगा, ठीक है। जर्मनी के भी कोई 2-3 फॉर्म नहीं बनती, ऑस्ट्रेलिया से किसी के भी और किसी भी यहाँ पे चीज़ के कोई 3 फॉर्म नहीं बन रही। तो स्पोकन की 3 फॉर्म बनती हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो ये आपके पास वर्ब है, ये असल में आपके पास वर्ब है। तो यहाँ पे आपके पास काम क्या हो रहा है, बोलने का। अब यहाँ पे ये देखो कि जो बोलने वाला काम है कौन बोल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास कोई बंदा ऐसा नजर आपको नहीं आ रहा कि क्योंकि जो जर्मन है ना, जर्मन जुबान का नाम है, वो तो बोली जाती है। जुबान तो खुद तो नहीं बोलती, वो बोली जाती है। कौन बोलता है, लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको वो नजर नहीं आ रहे। आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपके पास जो वर्ब का असल काम करने वाला है वो बंदा गायब है, वो चीज़ गायब है। दूसरी निशानी मेरी ये है कि इज के साथ तो आईएनजी वाली फॉर्म आती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई है। तो दोनों निशानियां मेरी पूरी हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। अब उसने हमें ये नहीं कहा कि आप उसको एक्टिवाइज करो या पैसिवाइज करो, उसने हमें यह कहा कि इसकी वॉइस चेंज कर दो। अगर ये पैसिवाइज है तो एक्टिवाइज कर दो, अगर एक्टिव है तो पैसिवाइज कर दो। इसका मतलब मुझे पहले इस बात का तो पता चल गया कि ये मेरे पास पैसिवाइज का सेंटेंस है। अब इसको मैंने एक्टिवाइज करना है, एक्टिवाइज करना है।
अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब मैंने आपको करवाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें आपने याद रखनी है अपने माइंड में। एक कि आपने जो वॉइस होती है ना, वॉइस, चेंज द वॉइस, इसमें अपने वॉइस चेंज करनी होती है, आपने टेंस चेंज नहीं करना होता। ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का आपने जो बात क्लियर कर लेनी है कि आपने वॉइस चेंज करनी है, आपने टेंस चेंज नहीं करना। क्या मतलब है कि आपने वॉइस में क्या होगा कि आपने जब एक्टिवाइज को पैसिवाइज करोगे कि जो भी आपके पास वर्ब होगी उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लगा दोगे, लेकिन उसका टेंस चेंज आप नहीं करोगे। अगर प्रेजेंट है तो उसको प्रेजेंट ही रहने दोगे, अगर आपके पास जो है जी पास्ट है तो उसको पास्ट रहने दोगे, फ्यूचर हो फ्यूचर ही रहने दोगे। अब मुझे ये देखें, ये जो स्पोकन है, स्पोकन तो मैंने वॉइस चेंज किया हुआ है क्योंकि ये मेरे पास पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब स्पोकन मेरे पास मुझे पता चल रहा है कि ये तो मेरे पास है जी, ये चेंज हुआ हुआ मुझे मिला हुआ है, थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म चेंज होकर मिली हुई है। लेकिन अब मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊंगा कि ये जो मेरा सेंटेंस था, असल जो मेरा सेंटेंस था जिसको चेंज करके ये पैसिव वॉइस बना हुआ है, वो किस टेंस का था, प्रेजेंट का था, पास्ट का था, क्या फ्यूचर का था। तो मैं इसके इस हेल्पिंग वर्ब से अंदाज़ा लगाऊंगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसकी है। अगर तो इज एम आर है तो इसका मतलब है ये मेरे पास प्रेजेंट सेंटेंस का फिक्रा था। अगर वाज वार है तो मुझे पता चल जाएगा ये मेरे पास पास्ट का सेंटेंस था। अगर विल बी शैल बी है तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पास फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, तो ये तो मुझे समझ आ गई कि जो मेरा सेंटेंस था ये मेरे पास प्रेजेंट का सेंटेंस था, ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट का था। अब फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने करना है कि प्रेजेंट में मेरे पास 3 तरह के सेंटेंस हैं। एक मेरे पास प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, एक मेरे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है, एक मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट है और एक मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट को मैंने याद किया हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट को जब मैं एक्टिवाइज को पैसिवाइज में कन्वर्ट करता हूं तो मैं इज एम आर लगा के थर्ड फॉर्म लगा देता हूं। जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करता हूं तो फिर मैं इज एम आर के साथ बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगाता हूं। ठीक है, कंटिन्यूस में आईएनजी होती है तो मैं पैसिवाइज में भी आईएनजी लगाता हूं, वो बीइंग के साथ आईएनजी लगाता हूं। जब मेरे पास ये आ जाता है हैज या हैव का इस्तेमाल आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो मैं क्या करता हूं, हैज बिन लगा के थर्ड फॉर्म लगाता हूं। इसका तो मैं बनाता ही नहीं हूं। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस का तो मीन के हैज बिन लगा के फिर मैं थर्ड फॉर्म लगाता हूं, तो मैं इसको पैसिवाइज करता हूं। अब मैंने ये देख लिया कि मेरे पास ये जो अब थर्ड फॉर्म मेरी लगी हुई है ये किस जो है ना जी, जो है मेरी हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इज एम आर के साथ लगी हुई है, या बीइंग के साथ लगी हुई है, या बिन के साथ लगी हुई है, हैज बिन या हैव बिन के साथ लगी हुई है। ये मेरे पास लगी हुई है इज के साथ। इज के साथ का मेरा मतलब ये है कि ये जो मेरा सेंटेंस था बेसिकली मेरे पास प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का मेरे पास सेंटेंस था। ये मेरे पास सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था। अब सिंपल प्रेजेंट में मेरे पास क्या होता है जी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जस्ट मेरे पास फर्स्ट फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की। तो अगर मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो एस सी आई एस का इजाफा होगा, अगर मेरे पास सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो मेरे पास वर्ब में एस सी आई एस का इजाफा नहीं होगा। तो ये मैं सारी निशानियां अपने माइंड में लेकर अब मैं अपने ऑप्शंस की तरफ देखूंगा कि मेरे ऑप्शन में कौन सा सेंटेंस मुझे ऐसा मिल रहा है जो प्रेजेंट सिंपल में मेरा सेंटेंस है। ठीक है जी, अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस देखा मैंने हैव देखा, मैंने हैव देखते ही मैंने इसके ऊपर बड़ा सा कांटा लगा दिया। भाई मेरा सेंटेंस मैंने कौन सा ढूंढना है, मैंने सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस ढूंढना है। अब फिर मेरा हैव नजर आ गया, मैंने इसको फिर कांटा लगा दिया। भाई हैव वाला मेरा कुछ चक्कर ही कोई नहीं है। अब पीपल स्पीक जर्मन इन जर्मनी ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, अब इसको भी मैं गौर करूंगा कि यहाँ पे मुझे ना तो मेरे पास कोई आईएनजी वाली फॉर्म नजर आई है, ना मुझे हैज हैव नजर आया है। ठीक है, इसका मतलब है इसको मैं कंसीडर करूंगा। अब अगला देखूंगा, यहाँ पे हैड नजर आ गया, तो ये हैड नजर आ गया तो इस पर भी कांटा लगा दूंगा, मेरे पास सिर्फ यही एक बचा है, यही एक बचा है। ठीक है, तो लंबी चौड़ी मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अगर मुझे ऊपर वाले अपने सारा जो मेरा जो मैंने चीज़ें याद की हुई हैं, वो जो मेरे कंसेप्ट्स हैं, वो अगर मेरे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो मेरा सेंटेंस खुद बोल के बताता है कि मेरा ये ऑप्शन है। ठीक है, अब देखें, आप कह रहे होंगे कि पीपल कहाँ से आ गया। भाई यहाँ पे आपके पास जो सेंटेंस में आपका पैसिवाइज है ना, पैसिवाइज में आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको गायब किया जाता है। मेरे असल सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट पीपल था, इसको यहाँ पे गायब कर दिया गया था। ठीक है, इसको यहाँ पे दोबारा हाजिर कर दिया गया। ठीक है, तो यही तो इसकी खूबसूरती है आपकी पैसिवाइज की, कि पैसिवाइज में 2 निशानियां मैंने आपको बताई थी,
एक तो आपका सब्जेक्ट गायब किया जाता है और दूसरा आपके पास हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी की बजाय थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। इज, एम, आर, वाज, वार, विल बी, शैल बी के साथ, बीइंग के साथ, हैज के साथ, हैड के साथ, हैव बीन के साथ, हैज बीन के साथ। ठीक है। एक्टिव वाइज में कभी भी आपको इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म नजर नहीं आएगी। कभी भी आपको जो है ना जी, जो है आपके पास हैज़ बिन या हैड बिन के साथ थर्ड फॉर्म नजर नहीं आएगी, क्योंकि हैज़ बिन और हैड बिन आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, वहां पे भी आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है। तो ये आपके पास विल बी, शैल बी के साथ भी आपको आईएनजी फॉर्म नजर आती है कंटिन्यूस में। तो जहां पे आपके पास ये सारी चीजें आ जाए तो समझिए ये आपके पास पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये आपके पास सेंटेंस कौन सा जी? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक होगा जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ये आपके पास सेंटेंस क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस आपके पास है जी, ही वॉज अरेस्टेड ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस। तो आपके पास है, इसको कहता है चेंज द वॉइस। अब मैंने इसकी वॉइस को चेंज करने से पहले ये अपने माइंड में बिठानी है बात कि मैं पहले इसको चेक करूं कि ये मेरे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें कोई मुझे सब्जेक्ट नजर आ रहा है। सब्जेक्ट भी देखने से पहले मैं देखूंगा इसमें वर्ब कौन सी है, काम कौन सा हो रहा है। अब तक ही की तो कोई फॉर्म नहीं होती, वाज की कोई फॉर्म नहीं होती, अरेस्टेड ये देखें ये थर्ड फॉर्म है, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड। तो ये मेरे पास फॉर्म बन रही है, ये मेरे पास वर्ब है। उसके बाद आपके पास क्या जी, ये आपके पास है, ये फैब्रिकेटेड भी आपको नजर आ रहा होगा ऐसे कि जिसमें थर्ड फॉर्म बन रही है, लेकिन ये फैब्रिकेटेड चार्जेस के साथ लगा हुआ है। ये चार्जेस का एडजेक्टिव है, फैब्रिकेटेड चार्जेस। चार्जेस कौन से हैं? फैब्रिकेटेड चार्जेस है। ठीक है। तो यहां पे मेरे पास जो काम हो रहा है, जो वर्ब हो रही है, वो मेरे पास अरेस्ट है। अरेस्ट असल काम हो रहा है जी, गिरफ्तारी का काम इसमें हो रहा है। अब गिरफ्तारी किसकी हो रही है और कौन कर रहा है? जिसकी गिरफ्तारी हो रही है वो आपके पास ऑब्जेक्ट है, और जो काम कर रहा है वो आपके पास सब्जेक्ट है। जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब अरेस्ट करना, तो जो ये ही वाज अरेस्टेड, अब देखें इसमें अरेस्ट करने वाला कौन है? कोई नजर नहीं आ रहा, आपके पास कोई भी नजर नहीं आ रहा यहां पे अरेस्ट करने वाला। इसका मतलब है सब्जेक्ट यहां पे गायब है। ये ही तो खुद हो रहा है बेचारा, तो ये तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। अब अरेस्टेड दूसरी निशानी, वाज के साथ तो आईएनजी वाली फॉर्म आती है, तो ये इसके साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। दूसरी निशानी भी मेरी पूरी होगी। इसका मतलब है मेरा, मुझे पक्का पता चल गया ये मेरे पास सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये मेरे पास सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब मैं इसको एक्टिवाइज करूंगा। एक्टिवाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा सेंटेंस का टेंस कौन सा है। ये वाज लगा हुआ है, इसका मतलब है ये मेरे पास पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस था। मेरा जो ओरिजिनल सेंटेंस था वो पास्ट में था, पास्ट में था। ठीक है। उसको साथ हमने ये थर्ड फॉर्म तो हमने पैसिव वॉइस में लगानी ही लगानी है ना। मैं यहां से अपना फैसला करूंगा कि ये पास्ट का था कि प्रेजेंट का था। ये मेरे पास पास्ट का सेंटेंस था, मेरा जो ओरिजिनल सेंटेंस था पास्ट का था। अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहां से ये अंदाजा लगाऊंगा कि जो मेरा पास्ट का सेंटेंस था वो सिंपल पास्ट का था, पास्ट कंटिन्यूस का था, पास्ट परफेक्ट का था, या किसका था। अब मैंने ये बात याद की हुई है, अगर मेरे पास ओरिजिनल सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का हो तो वाज के साथ बीइंग भी लगाऊंगा। कंटिन्यूस में आईएनजी आता है, इसमें आईएनजी तो नहीं लगा हुआ, इसका मतलब कंटिन्यूस वाली तो कहानी खत्म होगी। फिर मैंने ये याद किया हुआ है कि जब परफेक्ट का टेंस आता है उसमें हैज बीन या हैड बीन, अगर परफेक्ट प्रेजेंट का होगा तो हैज बीन या हैव बीन आएगा, अगर पास्ट का होगा तो हैड बीन आएगा। तो ये तो मैंने पहले फैसला कर लिया, मेरे पास पास्ट का सेंटेंस है तो यहाँ पे हैड बीन होना चाहिए था, वो भी कोई नहीं है। इसका मतलब है ये मेरा सेंटेंस क्या जी, सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट का। अब सिंपल पास्ट मेरे पास होता है, मुझे पता है कि सिंपल पास्ट में जस्ट सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। सीधे सिंपल सी यही बात होती है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई किसी किस्म का विल बी, शैल बी, आईएनजी, वाज, वर कुछ भी नहीं आता, जस्ट सेकंड फॉर्म आती है और उसके साथ मेरे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब मैं यहाँ से देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज हो रही है सिंपल, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रहा, कोई कुछ भी यूज नहीं हो रहा, तो मैं उसको फटाफट सेलेक्ट कर दूंगा। अब देखें, ही वाज अरेस्टेड, यहाँ पे वाज आ गया तो मैंने तो वाज लगाना ही नहीं है, मेरे पास तो पास सिंपल का मैंने लगाना है, तो वाज तो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। ही अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस। अब देखें ही अरेस्टेड आ गया, ही अरेस्टेड आपके पास आ गया, इसको मैं कंसीडर करूंगा। ही के साथ कोई हैड बिन, कोई बीइंग, कोई आपके पास हैज नहीं नजर आ रहा, आपको हैड नहीं, बिन नहीं नजर आ रहा, इसको मैं कंसीडर करूंगा अभी।
द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस। आप देखें इसमें भी आपके पास वही है, तो ये मैं क्या करूंगा, इसको अभी कंसीडर अभी करूंगा, अभी मैं शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ। फिर ही हैड बिन, ये हैड बिन नजर आ गया, तो ये तो मैंने क्रॉस लगा दिया, ये मैंने क्रॉस लगा दिया। अब मेरे पास दो सेंटेंस आ गए ऊपर वाले, इनमें से अब मैंने फैसला करना है कि कौन सा मैं लगाऊं कौन सा ना लगाऊं। अब देखें, ही अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस, द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस। अब इसमें देखिए आपके पास सिंपल सेंटेंस आपको कौन सा लग रहा है, सिंपल सेंटेंस आपको कौन सा लग रहा है, तो ही अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस, ये सिंपल सेंटेंस आपको नहीं नजर आ रहा, ठीक है। ये तो आपके पास क्या आ रहा है जी, ये आपके पास इनडायरेक्ट में जा रहा है, डायरेक्टली ये आपके पास नजर आ रहा है, द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस। सिंपल सी आपके पास है, ये आपके पास आ रहा है, द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस, ठीक है जी। ये वैसे अगर ये दोनों में से कोई एक भी हो, दोनों हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, मोस्ट सिंपल जो मेरे पास प्रेजेंट पास परफेक्ट पास डेफिनेट बन रहा है वो उसको मैं लगाऊंगा, तो सी वाला मैं इसका कर लूंगा। अदरवाइज ये ही अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन फैब्रिकेटेड, ये भी ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मोस्ट अब सूटेबल ये मेरे पास है, द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी, ये है आपके पास है जी, ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट का आ गया, ठीक है। इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में ना बी और सी दोनों आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर सी ना हो तो फिर बी को, क्योंकि अब देखिए ना बी बेसिकली वो ही अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये वैसे ही बाय लगा के इसको क्या कर रहा है, इसको जो है ना पैसिवाइज वाली जो है ना फीलिंग्स दे रहा है, पैसिवाइज वाली लुक दे रहा है, ठीक है। और पैसिवाइज भी गलत बनाया क्योंकि वहाँ वाज भी नहीं है, ठीक है। तो अगर सी ना हो तो फिर बाअमर मजबूरी और नन ऑफ दीज भी ना दिया हो, फिर इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आपका सी ही ठीक है, क्योंकि सी आपको सिंपल पर एक्टिव वाइज दे रहा है। ये आपको पर लुक जहाँ पे बाय आ गया ना, बाय इसमें आप को क्या कर रहा है, वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है। वो जो पुराना हम रूल पढ़ते होते थे बच्चों वाला, लेकिन अब यहाँ पे हमने पीपीएससी लेवल पे वो वाला रूल नहीं पढ़ना, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करो, वो उस लंबे झंझट में हमने पढ़ना ही नहीं है। हमने जो अपने बातें याद की हैं वही आपने याद करनी है कि सेंटेंस को आपने टेंस को प्रिजर्व रखना है, और हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और वहीं से हमें अपना टेंस ढूंढ के तो हमने अपना फैसला कर लेना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी, द टीचर सेड टू अस हेस्ट मेक्स वेस्ट। अब इसमें ये जब हमने डायरेक्ट इंडायरेक्ट किए थे ना, तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपने देखना है आपका जो रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट में आपने देखना ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ऑब्जेक्ट मेरे पास अस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा जी, इसमें सेड को मैं टोल्ड में चेंज करूंगा, सेड को टोल्ड में चेंज करूंगा। ये हमने बात याद की थी, दो बातें की। तो दूसरी बात क्या याद की थी मैंने, यहाँ पर देखना है सेड है कि से है, मीन के रिपोर्टिंग पार्ट मेरा जो है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। ये मेरे पास पास्ट में है, तो अगर ये पास्ट में हो तो मैं आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज करता हूं। और टेंस को हमने क्या किया था, वन स्टेप आगे मैंने आपको बताया था कि वन स्टेप आपने इसको क्या कर देना जी, आपने इसको आगे मूव कर देना है, वन स्टेप मूव कर देना, मीन कि प्रेजेंट को पास्ट में ले जाना है। अगर ऑलरेडी पास्ट में है तो पास्ट को आप क्या करेंगे, वन स्टेप आगे मूव करवा देंगे। लेकिन इसमें एक आपको एक्सेप्शन क्या दी थी, अगर कोई आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो उसको आपने चेंज नहीं करना। तो देखिए एक्सेप्शन ही उसने पूछी है कि पीछे सेड दे दिया है और आगे आपको दे दिया उसने जो बना दिया जी यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया है, ठीक है जी। तो अब हमने अगर बच्चे ने ये सेड देख के इस मेक्स को मेड में चेंज करेगा तो फंस जाएगा। तो ये हमने क्या करना था, एक बात हमने याद कर ली कि मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, सेड को मैं टोल्ड में चेंज करूंगा, ठीक है जी। टोल्ड अस और कोमे काट के मैं डैट लगाऊंगा और इसको मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब मैं नीचे देख लेता हूं, द टीचर टोल्ड अस, डैट नहीं लगाया हुआ, गलत हो गया। द टीचर टोल्ड अस डैट हेस्ट मेक्स वेस्ट, इसको मैं कंसीडर करूंगा। द टीचर सेड अस, मैंने टोल्ड में चेंज करना था, द टीचर सेड अस, फिर मैंने टोल्ड में चेंज करना था, तो मेरे पास सिर्फ यही बचता है, यही मेरे पास बचता है, ठीक है जी। तो मेरे पास यही बचता है, टोल्ड मैंने क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद था, द टीचर, उसके बाद मेरे पास क्या जी, मेरे पास ठीक था, ठीक होगा जी। तो ये मेरे पास हो गया, द टीचर टोल्ड अस डैट हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है जी। अब द टीचर यहाँ पे लगा लें फिर भी ठीक है, ना लगाएं फिर भी ठीक है। दा जो है ना जी, वैसे लगा दें तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में ना मौजूद हो तो इस दा की वजह से आपने इसको नहीं पकड़ लेना जिसमें डैट नहीं लगा हुआ,
ठीक है जी। तो ये जो आर्टिकल होता है दा वाला, ये लगाओ या ना लगाओ इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्टिकल का। अभी मैं आगे आगे क्वेश्चन आ रहा है वो हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। आगे आपके पास क्वेश्चन है जी, द मदर टोल्ड हिज सन नॉट टू स्टे इन डैश सनशाइन एंड कम अंडर डैश शैडो ऑफ ट्री। अब इसमें उसने दिया हुआ है आपके पास कि इसमें देखें जी, पहले में भी दा लगाओ दूसरे में भी दा लगाओ, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले में दा लगाओ और दूसरे में आ लगा लो। फिर तीसरा ऑप्शन है आपके पास पहले में कुछ भी ना लगाओ दूसरे में दा लगा दो। फिर आपके पास चौथा ऑप्शन है कि पहले में कुछ भी ना लगाओ और दूसरे में आ लगा दो। ये आपके पास है जी। बेसिकली आपके पास ये कंसेप्ट होता है आर्टिकल का। आर्टिकल आर्टिकल हमारे पास क्या होता है? आर्टिकल हमारे पास होता है जो आपके पास इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आर्टिकल जो है ये आपके पास होता है जी, आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन। एक नाउन से पहले इस्तेमाल होता है हमेशा आर्टिकल। आर्टिकल से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास ये आर्टिकल जो होता है वो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, ये एडजेक्टिव या वर्ब से पहले इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया जी आर्टिकल एक नाउन से पहले इस्तेमाल होता है जी। शो करना होता है कि जो आप जो नाउन आगे लिख रहे हैं, जो भी नाम लिख रहे हैं, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, क्या वो चीज़ कोई जनरल है, क्या वो चीज़ स्पेसिफिक को ख़ास है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, क्या है वो चीज़, एक है या एक से ज़्यादा है। ठीक है जी। तो ये हमने लिखना होता है आर्टिकल से कि मीन के आपने क्या करना होता है, उस जो नाउन है जो भी आपके पास है उसकी आपने क्वालिटी बतानी होती है कि वो नाउन आपके पास स्पेसिफिक है कि जनरल है। ठीक है जी। अब आर्टिकल के हमारे पास जो है ना जी वो दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, और तीसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि जीरो आर्टिकल, मीन के इस नाउन के साथ आर्टिकल लगाना ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है या लगाना ही नहीं है। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? दा जो होता है ना, दा ये डेफिनेट आर्टिकल होता है किसी ख़ास चीज़ के लिए, किसी ख़ास चीज़ की को डिफ़ाइन करने के लिए, उसकी खसूसियत को आपने तारीफ़ करने के लिए दा लगाना होता है। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है जी, उसमें उसकी कोई उसको डिफाइन नहीं करता, उसकी तारीफ नहीं करता, सिर्फ उसकी क्वांटिटी को बताता है, क्वालिटी को नहीं बताता, क्वांटिटी को बताता है कि वो चीज़ एक है या ज़्यादा है। सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की यकसानियत को, किसी चीज़ की एक चीज़ को बयान करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी सिंगुलैरिटी को बयान करने के लिए हम लगाते हैं जी इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है जी। और नो आर्टिकल कहाँ कहाँ पे नहीं लगते वो अभी हम याद करते हैं। अब दा और ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। ठीक है जी। अब ए और एन आपने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं वो हम बात कर लेते हैं। ए और एन आपके पास क्या है जी, अगर कोई चीज़ एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है, एक चीज़, ठीक है जी, किसी नाउन की आपने सिंगुलैरिटी को, उसकी वहदनीयत को, उसकी वाहद वाली क्वालिटी को अपने बयान करना है, तो फिर आप ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। अब ए कहाँ पे लगाएंगे? ऐसा नाउन जिसकी आवाज़ अलिफ से स्टार्ट नहीं होती उसके लिए हम ए लगाते हैं, और ऐसा नाउन जिसकी आवाज़ अलिफ से स्टार्ट होती है उसके लिए हम एन लगाते हैं। बस यही इनका दोनों का फ़र्क आपने याद करना। जैसे आपके पास देखा है आई बुक, आ बुक, बी ये बे से शुरू हो रहा है ना बुक, इसके लिए हम ए लगा रहे हैं। आ यूनिवर्सिटी ये से शुरू हो रहा है ना, हम इसके लिए आ लगा रहे हैं। पहले हम याद करते थे जो वाउल से स्टार्ट होता है ए ई आई ओ यू से, उसके साथ हम एन लगाते हैं। तो आप देखें ये यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ हम एन नहीं लगा रहे कि यहाँ से हमने इसकी आवाज़ के वाले से बात करनी है, हमने इसकी स्टार्ट वाले अल्फ़ाबेट्स को हमने नहीं देखना। फिर देखें आपके पास एन एप्पल, अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, एप्पल अलिफ से आवाज़ दे रहा है। एन आवर, तो एन आवर, अब देखें आवर एच से स्टार्ट हो रहा है, ये किसी वाउल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो फिर भी हम एन लगा रहे हैं। तो वाउल वाली बात आपने याद नहीं रखनी, हमने आवाज़ वाली बात याद करनी है कि जो आवाज़ अलिफ से निकलेगी वो एन लगेगा, अगर आवाज़ अलिफ से नहीं आती तो फिर हम आवर लगाएंगे। ठीक है। जैसे लिखा होता है ही इज़ एन एम एन एन होता है मेंबर नेशनल असेंबली, के साथ हम एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते। ठीक हो गया जी। ये आपके पास हो गया एन एक्सरे, अलिफ से स्टार्ट होता है ना तो उसके साथ एन लगा देते हैं। उसके बाद बात होती है दा की, दा डेफिनेट आर्टिकल। ये आपके पास क्या है, ये लंबा चौड़ा सारा जो टेबल मैंने लिखा है ये मेरे पास है, ये मैंने दा का टेबल लिखा है। क्वेश्चन आपके पास आता ही दा से आमतौर पे, दा वाला। अब दा आपने कहाँ पे लगाना है और दा कहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है। दा तो किसी को भी नहीं लगाना चाहिए।
ठीक है, जो किसी को दा लगाता है उसको खुद ही लग जाता है, जो पंजाबी वाला दा होता है। ठीक है, वो ये तो ज़रा मजाक होती है। वो टीचर ने पूछा था कि सर ये जो THE दी कहाँ होता है, THE दा कहाँ पे होता है। ठीक है, इसको दी भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं। तो ये आपके पेपर में तो नहीं आएगा, प्रोनाउंसिएशन जो मर्जी पढ़ें। ठीक है, वैसे दी एंड ऑफ दा सेशन से हम याद करते हैं, अलिफ वाली आवाज़ को हम दी लगाते हैं, और अलिफ के बगैर वाली आवाज़ के साथ हम इसको दा पढ़ते हैं। दी एंड पढ़ते हैं, दा सेशन पढ़ते हैं। ठीक है जी, अलिफ वाली के साथ दी पढ़ते हैं, अलिफ के बगैर वाली के साथ दा इसको पढ़ते हैं। ये तो प्रोनाउंसिएशन की बात है, वो आपको क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे नहीं आना। ठीक है, और वैसे वो कहता है जी THE दाज, पंजाबी वाला दाज जो है वो जहाँ पे लगे लगा लो, तो नहीं लगाना चाहिए। अब भी बात करते हैं कि दा आपने कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। ये मैंने आपको एक बना के दी थी, एक एक्रोनिम यहाँ पे बनाया था, मुर्शिद NOC। मुर्शिद NOC, मुर्शिद को NOC है, मुर्शिद को NOC कहता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि इस बंदे को के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, कि इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ये बंदा ठीक है। तो मुर्शिद नो NOC, ये किसी पॉलिटिकल के साथ इसको ना जोड़ लीजिएगा। तो मैंने तो जस्ट आपको याद करवाने के लिए, ठीक है, हमारा किसी पॉलिटिकल अलायंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मुर्शिद NOC, मुर्शिद के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है जी, मुर्शिद के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नॉट फॉर PDM क्लास, PDM क्लास के लिए कोई NOC नहीं है। PDM आपको पता है ना, PDM पाकिस्तान में एक बनी थी, जो है ना मुर्शिद के ख़िलाफ़ बनी थी। ठीक है जी, PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये 11 जमातें इसमें मिलकर, इन्होंने सारे मिलाकर, तो फिर जो ना इसकी गवर्नमेंट जनाब PTI की गवर्नमेंट ख़त्म की गई थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने उसको लीड किया था। ठीक है, PDM, तो PDM क्लास, PDM की सारी जमातें जो है ना उनके लिए कोई NOC नहीं है, मुर्शिद के लिए NOC है। मीन्स के मुर्शिद के साथ ये ख़ास है, ये ख़ास है और ये आम है। ख़ास चीज़ के लिए हमने दा लगाना होता है, और आम चीज़ के लिए हमने दा नहीं लगाना। तो ये अकेला है, ये ज़्यादा है। स्पेसिफिक के लिए हमने दा लगाना है, जनरल के लिए हमने दा नहीं लगाना। स्पेसिफिक चीज़ एक होती है, जनरल ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये एक्रोनिम मैंने इस मुनासिब से बना दिया था कि PDM क्लास के लिए कोई NOC नहीं है, कोई दा नहीं है, और मुर्शिद के लिए NOC है। अब मुर्शिद NOC से क्या मुराद है? मुर्शिद, ये M फॉर माउंटेन, U फॉर यूनिक थिंग्स, R फॉर रिवर्स, S फॉर सीज, H फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स, I फॉर आइलैंड्स, D फॉर डेजर्ट्स, N फॉर न्यूज़पेपर्स, O फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, C फॉर कैनाल्स, और आपके पास आ गया जी NOC, आपके पास हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, NOC क्लियर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर पे लिख दी, जहाँ पे ये जो है ना जी ये रिपीट हो गया, तो ये इसको मैं इसको काट दूंगा, इसको मैं काट दूंगा। ठीक है जी, इसको काट दूंगा। आप NOC तक आपका कंप्लीट हो गया दा वाला। ठीक है, अभी समझाता हूँ इसको, आपने आगे इसको फर्दर आपने कैसे याद करना है। ठीक है, इसको फर्दर आपने कैसे याद करना है। और ये PDM क्लास जो, इसके लिए कोई दा नहीं है, PDM के लिए आपने दा नहीं लगाना। PDM से मुराद पीपल और प्लेस, पीपल और प्लेस। उसके बाद PDM, D फॉर डेज एंड डेट्स, उसके बाद आपके पास आ गया जी PDM से M फॉर मील्स, C फॉर क्लास, अब शुरू होने लगी, C फॉर कंट्रीज, L फॉर लैंग्वेजेस, A फॉर एकेडमिक सब्जेक्ट्स, S फॉर स्पोर्ट्स, फिर SS फॉर सब्सटेंसेस। ठीक है जी, तो ये इनके लिए आपने दा नहीं लगाना। अब इनकी हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, और जैसे ही आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो फिर हम अपना क्वेश्चन करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है। नेक्स्ट जिस तरह की मर्जी वो आर्टिकल आपसे पूछे तो आप इसको कर लेंगे। अब देखें, मुर्शिद को पहले शुरू कर लें। मुर्शिद M फॉर माउंटेन रेंज के लिए आपने दा नहीं लगाना। दा हिमालय, सॉरी, यहाँ पे लगाना है, ये मुर्शिद में हमने लगाना है दा, ये ख़ास है। माउंटेन रेंज के लिए आपने दा लगाना है, दा हिमालय, दा एल्प्स, दा कराक्रम, दा हिंदूकश, दा सुलेमान रेंज। ठीक है, ये माउंटेन रेंज है, ज़्यादा माउंटेन्स का इकट्ठ है, एक उनकी पूरी एक बस्ती है, उसके लिए हमने दा लगाना है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या, साथ साथ मैंने एक्सेप्शन भी लिखी हुई है। याद रखिएगा, पेपर में हमेशा वो एक्सेप्शन ही पूछता है। उसको पता है कि साहब ने ये ऊपर रूल सारे याद किए हुए हैं, हर रूल में एक ही चीज़ एक्सेप्शन होती है, उस एक्सेप्शन को वो पूछता है। तो माउंटेन रेंज के साथ आपने दा लगाना है, लेकिन अकेली माउंटेन के साथ आपने दा नहीं लगाना। सिंगल पीक के लिए आपने दा नहीं लगाना। माउंटेन की मीनिंग एवरेस्ट के लिए दा एवरेस्ट नहीं लगाएंगे, दा माउंट एवरेस्ट नहीं बोलेंगे, दा K2 नहीं बोलेंगे, दा तुरचुमीर नहीं बोलेंगे,
दा जो है ना जी आपके पास है ब्रॉड पीक नहीं बोलेंगे, दा कंचनजुंगा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है मुर्शद का एम क्लियर हो गया। माउंटेन रेंज के लिए दा लगाना है, माउंटेन रेंज अकेली माउंटेन के लिए दा आपने नहीं लगाना। आगे जी यूनिक थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यहीं से क्वेश्चन सारे आपके बनाए जाते हैं। यूनिक थिंग, यूनिक थिंग के लिए आपने दा लगाना है। ऐसी चीज जो दुनिया में एक ही है, प्रॉपर नाउन है, यूनिक है, उसके लिए आपने दा लगाना है, उसके लिए आपने दा लगाना है। अब हम कैसे ये जनाब क्या करेंगे, फैसला करेंगे ये चीज़ यूनिक है कि नहीं, ये चीज़ यूनिक है कि नहीं, वो हम बात कर लेते हैं। यूनिक आपके पास जैसे सन है, द सन एक ही है, द मून एक ही है, द अर्थ एक ही है, द यूनिवर्स एक ही है, ये यूनिक चीज़ें हैं। लेकिन आपने क्या करना है, इनकी एक्सेप्शन आपने कैसे याद करनी है। द इज़ यूज्ड फॉर यूनिक स्पेसिफिक सिंगुलर क्लास के लिए और स्पेसिफिक अनकाउंटेबल के लिए, स्पेसिफिक अनकाउंटेबल के लिए दा लगेगा, ठीक है जी। और इनके अलहदा जो होंगे उसके लिए हम नहीं लगाएंगे। अब ये सारी एग्जांपल्स पढ़ेंगे मजीद आपको समझ आएगी। अब देखें, यूनिक काउंटेबल नाउन, यूनिक काउंटेबल नाउन, यूनिक एक ही चीज़ हो और वो गिनी भी जा सके, ठीक है। तो वन ऑफ अ काइंड थिंग, एक ही है, द सन गिव्स अस लाइट, सूरज गिनती में गिन सकते हैं एक ही है, एक ही है, द सन लगा दिया, द सन लगा दिया। सन आपके पास क्या है जी, काउंटेबल है, गिना जा सकता है, एक है। लेकिन जो सनशाइन है, सनशाइन है, जो सूरज की किरणें हैं, वो नहीं हम गिन सकते, वो अनकाउंटेबल है। पानी अनकाउंटेबल है आपके पास, ठीक है, उसको गिना तो नहीं जा सकता। उसको फिर आप क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। तो जिस चीज़ को गिना ना जा सके वो आपके पास अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल के साथ आपने दा नहीं लगाना। तो आप भी देख लें, ये आपके पास था सनशाइन, तो सनशाइन के साथ आपने दा तो लगाना ही नहीं है, तो ये आपके पास खाली जाएगा, ये आपके पास खाली जाएगा। तो आपके पास ये वाले ऊपर वाले दो ऑप्शन तो आपके ख़त्म हो गए, नीचे वाले दो ऑप्शन रह गए आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। आगे देखें जी, आगे शेड ऑफ ट्री। तो शेड ऑफ ट्री आपके पास क्या जी, जो दरख्त का साया होता है, उसको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते भाई, उसको गिनना तो नहीं है ना। क्योंकि अगर गिनती आपने करनी हो तो फिर हम आर्टिकल लगाते हैं इनडेफिनेट ए और एन वाला, ठीक है। अगर उसकी खासियत को लिखना हो तो फिर हम दा लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो मैंने फैसला करना है, मैंने खाली वाले तो फैसला मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ कि सनशाइन के साथ नहीं आना। अब दा और आ में मैंने फैसला करना है। तो यहाँ पे शेड की बात हो रही है, तो शेड की मैं गिनती तो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वाउल्स और कॉन्स्टेंट की साउंड के हवाले से तो ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे फिर दा आएगा, दा। अब शेड ऑफ ट्री का दा क्यों आएगा, ये भी अभी आगे जाके आपको बात बता देता हूँ। मैंने कहा चलें क्वेश्चन पहले अपना यहाँ पे कवर कर लें, ठीक है। अब शेड ऑफ ट्री के साथ क्यों आना है वो अभी इसी कॉलम में आपको समझ आ जाएगी वो भी बात। देखें जी, एक काउंटेबल वाली तो बात क्लियर होगी। स्पेसिफिक काउंटेबल, अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, फॉर एग्जाम्पल द बुक ऑन द टेबल इज माइन। अब देखें आपके पास जो बुक है ना, बुक आपके पास क्या है, ये एक कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ये आपके पास कॉमन नाउन है। किताबें बहुत सी हैं जो है ना जी दुनिया में, ये आपके पास कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है जी, ये आपके पास कॉमन नाउन है। लेकिन जब आप किसी खास बुक की बात करते हैं, ये वो वाली बुक है जो टेबल के ऊपर है, ये वो वाली बुक है जो टेबल के ऊपर है, उसकी बात कर रहे हैं, तो फिर ये आपके पास स्पेसिफिक काउंटेबल बन गया है। उस किताब की बात कर रहे हैं जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। वैसे करें ना, वैसे आप लिखेंगे बुक, तो बुक के लिए आप दा नहीं लगाएंगे। लेकिन आप उस बुक की बात कर रहे हैं जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, तो आपके पास आ गई ये, ठीक है। और टेबल भी वैसे आपके पास जो इसके साथ दा टेबल हम नहीं लगाते, लेकिन आप एक स्पेसिफिक टेबल की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर किताब पड़ी हुई है। ये टेबल किताब को स्पेसिफिक कर रहा है, किताब टेबल को स्पेसिफिक कर रही है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने दोनों के साथ दा लगा दिया। क्लास ऑफ स्पीशीज, ये इंपॉर्टेंट है। क्लास ऑफ स्पीशीज का क्या मतलब है, क्लास ऑफ स्पीशीज में भी कोई चीज़ कभी यूनिक होती है, कभी यूनिक नहीं होती। वो कैसे है जी, जब हम बात करते हैं जी कि द लाइन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। अब ये जो लाइन है ना, शेर पूरी दुनिया के शेरों को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है।
द लाइन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली दुनिया में एक ही है शेरों की, वो स्पेसिफिक फैमिली बन गई। उसमें से शेर बहुत ज़्यादा हैं, उसमें शेर बहुत ज़्यादा हैं। जब हम शेरों की बात करेंगे तो शेर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, उनके साथ दांत नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम शेरों की पूरी क्लास की बात करेंगे, पूरी फैमिली की बात करेंगे, फिर हम दांत लगा देंगे। तो यहाँ पे शेर की बात नहीं हो रही, शेर की पूरी फैमिली की बात हो रही है, द लाइन हम लगाएंगे। तो फिर हम जब पूरी की पूरी फैमिली की बात करें, पूरी स्पीशीज़ की बात करेंगे, तो फिर हम दा लगाएंगे, अदरवाइज हम दा नहीं लगाएंगे। वो एक्सेप्शन में अभी आपको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है जी। स्पेसिफिक अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जो अनकाउंटेबल हो लेकिन स्पेसिफिक हो जाए, उसके साथ भी हम दा लगा देंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऐसी आपके पास है जो आपके पास है तो अनकाउंटेबल है, लेकिन किसी कोई खास अनकाउंटेबल हो जाए। वैसे अनकाउंटेबल ऐसी चीज़ जिसको गिना नहीं जा सकता, तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, उसके साथ हम दा नहीं लगाते। जैसे मैंने सनशाइन के साथ नहीं लगाया। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो तोली या गिनी तो नहीं जा सकती, लेकिन वो क्या हो जाए, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो वो कैसे देखें। आपके पास है जी पर्टिकुलर अमाउंट, क्या मतलब है जी, द वाटर इन दिस बोतल इज कोल्ड। अब देखें, वाटर जो है ना, पानी वैसे गिना नहीं जा सकता, 1 पानी 2 पानी 10 पानी नहीं होते। पानी को तोला जा सकता है, मापा जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहां पे वो पानी जो है उस बोतल वाले पानी की बात कर रहे हैं। ये सेम वही बात आ गई बुक वाली। बुक्स दुनिया में बहुत सी हैं, लेकिन जब किताब, वो वाली किताब जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, इसको स्पेसिफिक बना रही है। इसी तरीके से ये जो पानी है, पानी मेरे पास अनकाउंटेबल है, उसको मैं काउंट नहीं कर सकता। लेकिन ये जो मेरा बोतल वाला पानी है ना, ये खास मेरा पानी है एक। हाँ, मैं सारी दुनिया के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खास बोतल वाले पानी की 500 ml की या 250 ml के उस पानी की बोतल की बात कर रहा हूँ। तो फिर ये मेरे पास पानी खास हो गया है। ठीक है, अब यही चीज़ मेरे पास यहाँ पे थी, ये मेरे क्वेश्चन में थी कि शेड ऑफ ट्री जो साया है ना दरख्त का, दुनिया में बहुत से दरख्तों के साए हैं, दुनिया में बहुत से दरख्तों के साए हैं, लेकिन जो माँ उसको बता रही है शेड में, वो एक स्पेसिफिक दरख्त के साए की तरफ इशारा कर रही है कि उस दरख्त के साए के नीचे आ जाओ। वो ये तो नहीं कह रही कि पूरी दुनिया के दरख्तों में, जहाँ के मर्जी साए में आ जाओ। भाई वो उसके सामने कोई दरख्त होगा ना, उसको बोलेगी कि गर्मी बढ़ी है, इस दरख्त के साए के नीचे आ जाओ। तो ये जो साया था, साया मेरे पास स्पेसिफिक अनकाउंटेबल था। ठीक है जी, स्पेसिफिक। अब आप सोच रहे होंगे कि सनशाइन भी तो स्पेसिफिक हो सकती है। भाई सनशाइन जो है ना जी, सनशाइन पूरी दुनिया में वही है। इधर कोई स्पेसिफिक सनशाइन नहीं आ रही थी, धूप नहीं आ रही थी। जो आपके घर में आ रही है, जो साथ वाले घर में आ रही है, जो इंडिया में आ रही है, जो बांग्लादेश में आ रही है, वो सारी की सारी धूप वही है, वो स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन ये जो दरख्त का है ना, दरख्त का साया, इस दरख्त का साया सिर्फ यहां पर ही है। इस दरख्त का साया साथ वाले गांव में नहीं है, साथ वाले शहर में नहीं है, इंडिया में नहीं है। ये जहां पे दरख्त है सिर्फ वहीं पर है। तो ये जो साया स्पेसिफिक साया आपके पास, इसके लिए मैं क्या लगा दूंगा, दा लगा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ कम से कम आ गई होगी। इस तरीके से आपने इसको लेकर चलना है। यूनिक थिंग्स की एक्सेप्शंस देख लें। जनरल प्लूरल काउंटेबल, जनरल अनकाउंटेबल और जनरल स्पीशीज, ये आपने क्या करनी है जी, ये इनके साथ आपने दा नहीं लगाना। अब जनरल स्पीशीज के साथ आपने दा नहीं लगाना, स्पीशीज की क्लास के साथ दा लगाना है। जनरल प्लूरल काउंटेबल के साथ आपने दा नहीं लगाना। जनरल आपके पास सिंगुलर काउंटेबल के साथ आपने दा लगाना है। जनरल अनकाउंटेबल के साथ आपने दा नहीं लगाना, स्पेसिफिक अनकाउंटेबल के साथ आपने दा लगाना है। ये आपके पास यूनिकनेस वाली बातें। आपने सबसे मुश्किल सिर्फ यही टॉपिक है पूरे जो है ना आपके पास आर्टिकल में। सिर्फ अगर ये आपको कॉलम समझ आ गई, आपको सारा के सारा आर्टिकल आ जाएगा। अब देखें जनरल अनकाउंटेबल कौन से होते हैं जी। जनरल ग्रुप्स, डू नॉट टेक द एग्जाम्पल, लाइन्स आर डेंजरस एनिमल्स। अब देखें, जब मैंने पूरी दुनिया के लाइन की बात की थी, द लाइन इज डेंजरस एनिमल लिख दें, तो पूरी दुनिया के लाइन्स की बात कर रहे हैं एक तो। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्लूरल काउंटेबल की बात कर रहे हैं, तो लाइन्स आ गया, तो लाइन्स के साथ दा नहीं लगाएंगे। वाहिद काउंटेबल के साथ दा लगाएंगे। ये देखें ऊपर आपने क्या किया था, आपके पास होगा जी यूनिक काउंटेबल,
ए काउंटेबल है या स्पेसिफिक काउंटेबल है या आपके पास क्लास है, उसके साथ आप दा लगाएंगे। आप देखें द लाइन्स नहीं था यहाँ पे द लाइन था, लाइन्स नहीं था। लाइन्स होता तो फिर दा मैं ना लगाता। लाइन के साथ मैंने दा लगा दी क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली को जाहिर कर रहा है। फैमिली एक वाहिद बन गई, ठीक है, स्पेसिफिक बन गई। जब लाइन्स की बात करूंगा फिर मैं दा नहीं लगाऊंगा, ठीक है। जनरल अनकाउंटेबल नाउन्स, जनरल अनकाउंटेबल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अब देखिए जो पानी है ना, ये पूरी दुनिया के पानी की बात हो रही है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जनरल बात हो रही है, वो किसी बोतल वाले पानी की बात नहीं हो रही, ठीक है। वाटर इन द बोतल इज एसेंशियल फॉर माई लाइफ लिखा होता ना तो फिर मैं द वाटर लगाता, क्योंकि वो जो पानी स्पेसिफिक एक बोतल के पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ये अनकाउंटेबल चीज़ है और ये जनरल है, पूरी दुनिया की चीज़ की बात हो रही है। जैसे सनशाइन है तो सनशाइन पूरी दुनिया की सनशाइन की बात हो रही है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ आप दा नहीं लगा रहे। इसको साथ आपने स्पीशीज के साथ मिक्स नहीं करना। आप कह रहे हो साहब पूरी दुनिया के जब लाइन की बात करते हैं फिर दा लगाते हो, पूरी दुनिया की सनशाइन के साथ बात करते हो तो फिर दा नहीं लगाते, पूरी दुनिया के वाटर की बात करते हो तो फिर दा नहीं लगाते। भाई पूरी दुनिया की जो लाइन्स की कम्युनिटी है ना, या काउज की कम्युनिटी है, या डॉग्स की कम्युनिटी है, या आपके पास बफलो की कम्युनिटी है, उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से काउंटेबल आपके पास नाउन्स आते हैं, बहुत सी लाखों करोड़ों अरबों खरबों चीज़ें आती हैं, उनकी सारी फैमिली बनती है। लेकिन सनशाइन पूरी दुनिया में एक ही है, उसमें ज़्यादा नहीं है, तो अनकाउंटेबल है यहाँ पे। वो काउंटेबल की फैमिली है, अनकाउंटेबल की फैमिली नहीं बनती, काउंटेबल की फैमिली बनती है। जैसे वाटर है तो पानी एक ही है, 2 4 10 20 50 200 या 400 या लाख पानी नहीं है, तो पानी एक ही है, तो पानी की फैमिली नहीं बनती, सनशाइन की फैमिली नहीं बनती, शैडो की फैमिली नहीं बनती। लेकिन काऊ की फैमिली बन जाती है, डॉग की फैमिली बन जाती है, इंसानों की फैमिली बन जाती है, बत्तखों की, चिड़ियों की, कबूतरों की फैमिली बनती है। ये आपने बात क्लियर कर लेनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। फिर देखें स्पीशीज नेम्स इन प्लूरल, लाइन्स का आपने बात क्लियर कर लीजिए। अब आपके पास होगा जी, अब उसके बाद आ गया जी जनरल आइडियाज ए कंसेप्ट, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो एजुकेशन आपके पास एक जनरल आइडिया की बात आप कर रहे हैं, इसके साथ आप दा नहीं लगाएंगे, एजुकेशन के साथ आप दा नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। जनरल की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी खास एजुकेशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी वाइल्ड लाइफ एजुकेशन, ठीक है, तो उसके साथ हम दा लगा देंगे, एक स्पेसिफिक एजुकेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जनरल जब आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हो फिर हम दा नहीं लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मुर्शद का मुंह सीधा हो गया होगा। एम फॉर माउंटेन रेंज, यू फॉर यूनिक थिंग, तो मुर्शद का मुंह सीधा हो गया। अब आपने रिवर्स के साथ दा लगा देना है, ठीक है जी। सीज के साथ आपने दा लगा देना है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ आपने दा लगा देना है, आइलैंड्स के साथ आपने दा लगा देना है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, सिंगल आइलैंड के साथ आपने दा नहीं लगाना। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं ना, मुख्तलिफ आइलैंड्स को मिलाकर जब एक मुल्क बनाया जाता है ना, जैसे मालदीव है, मालदीव मुख्तलिफ आइलैंड्स का मजमुआ है, ठीक है जी। आइलैंड्स उसको दा मालदीव या दा फिलीपींस, फिलीपींस में भी बहुत से जजीरे हैं, उनको मिलाकर फिलीपींस का नाम रखा गया है, ठीक है। तो उसके साथ आप दा लगा दोगे। जैसे आपके पास है ना जी यूनाइटेड स्टेट्स है, उसमें बहुत सी स्टेट्स को मिलाकर उसको एक बनाया, उसके साथ भी हम दा लगा देते हैं। जैसे यूके है ना, वो भी 3-4 स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट बनी हुई है, उसके साथ हम दा लगा देंगे। लेकिन जो एक ही चीज़ होगी, पूरे आइलैंड हो या पूरा आपके पास जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान पूरा एक मुल्क है जिसके अंदर कोई मुख्तलिफ स्टेट्स नहीं है, तो उसके साथ हम दा नहीं लगाते, ठीक है। इंडिया है, इंडिया पूरा एक मुल्क है, उसमें कोई 2 4 10 20 50 मुल्कों का मिलकर एक इकट्ठ नहीं बना हुआ, उसके साथ हम दा नहीं लगाते। जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में 32 मुल्क हैं, उसके साथ हम दा लगा देते हैं, द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है। ये वैसे बात मैंने कंट्रीज़ में जाके आपको बतानी थी, तो वो उधर बात जानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर ली। फिर आपके पास है न्यूज़पेपर के साथ आप दा लगा दोगे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप दा लगा दोगे। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशन में ये जो आपके पास है नेटो, यूनेस्को और फीफा, इसके साथ आपने दा नहीं लगाना। ये बस ये समझ लो कि रट्टा ही लगाना है। नेटो, यूनेस्को और फीफा के साथ आपने दा नहीं लगाना। कैनाल के साथ आप दा लगा दोगे, कैनाल के साथ आप दा लगा दोगे। स्पेसिफिक काउंटेबल नाउन, ये पहले बात होगी, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक काउंटेबल नॉन काउंटेबल नाउन्स की बात पहले होगी। ये इजाफी लिखा गया, ये मैं इसको काट दूंगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं
यहाँ से मुर्शिद को NOC आपको याद यहाँ से पढ़ना आना चाहिए। M फॉर माउंटेन रेंज, U फॉर यूनिक नेम या यूनिक नाउन, R फॉर रिवर, R फॉर रिवर, R फॉर रिवर्स। ठीक है जी। आप S फॉर सीज, H फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स, I फॉर आइलैंड्स, I फॉर आइलैंड्स। मीन्स के ऐसे आपको ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि मुर्शिद का NOC से क्या मुराद है। ये सारी चीज़ें अगर आप क्लियर कर लेंगे, आप फटाफट जाकर पहचान लेंगे मैंने दा लगाना है कि नहीं लगाना। और मुर्शिद के M में क्या सेक्शन है, यूनिक में क्या सेक्शन है, R में क्या सेक्शन है, S में क्या सेक्शन है। ठीक है, एक्सेप्शंस भी आपने याद करनी है। अब बात करते हैं PDM क्लास की, जिसके साथ आपने दा नहीं लगाना। पीपल, पर्सन के किसी नाम के साथ आपने दा नहीं लगाना। अली के साथ दा नहीं लगाना, अहमद के साथ दा नहीं लगाना, जॉन के साथ दा नहीं लगाना। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सेप्शन क्या है जी, उनके टाइटल्स के साथ आपने दा लगा देना। दा कायदे आज़म, दा स्मिथ। ठीक है जी, समझ आ गई है ये आपके पास। और P फॉर पीपल और P फॉर प्लेस। प्लेस ओरिजिनल प्लेस के जहाँ पे आप जा रहे हैं और उसके उसी काम के लिए जा रहे हैं जिस काम के लिए वो जगह बनी है, तो फिर आप दा नहीं लगाओगे। आप जनरल पब्लिक हो वहाँ पे। देखिए ना, स्कूल है ना, एक फॉर एग्जांपल स्कूल, उस स्कूल में 400 या 500 बच्चा पढ़ता है, तो वो सारी जनरल पब्लिक है उसके अंदर। वही काम है ना स्कूल में, हर जहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है। लेकिन कोई एक ख़ास बंदा वहाँ पे ऐसे काम के लिए चला जाए जो पढ़ाई के अलावा हो। फॉर एग्जांपल वो वहाँ पे चला जाता है कि जनाब वो जो है वहाँ पे मजदूरी करने गया हुआ है, तो स्कूल आपके पास पढ़ने की जगह है, मजदूरी करने की जगह नहीं है। तो उसमें सारा जो 500 बच्चा होगा वो तो जनरल पब्लिक है, लेकिन एक ख़ास स्पेसिफिक बंदा ऐसा है जो इनसे हटकर है, वो उसके साथ हम दा लगा देंगे, उसके साथ हम दा लगा देंगे। एग्जाम्पल आपके पास क्या जी, ये देखो, यूज द व्हेन रेफरिंग अ पर्टिकुलर बिल्डिंग और प्लेस। एग्जाम्पल, द स्कूल, द हॉस्पिटल, द प्रिजन, द चर्च। जब आपने इनको अलहदा करके करना हो ना स्पेसिफिक, तो उसके लिए कर देंगे। उसमें देखें जो दूसरी बात मैंने आपको बताई है, देखें, गो टू स्कूल स्टडी के लिए, बी इन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए, गो टू प्रिजन प्रिजनर के लिए, गो टू चर्च वर्शिप के लिए, गो टू बेड स्लीप के लिए, गो टू आपके पास हो गया जी, ये सारे के सारे आपके पास हैं जी। ये गो होम घर जाने के लिए, इनके साथ आपने दा नहीं लगाया, इनके साथ आप दा नहीं लगाया। अगर आपके पास आ जाए कि आई एम गोइंग टू बाज़ार टू मीट माई फ्रेंड, ये लिखा हो, तो बाज़ार शॉपिंग के लिए होता है, फ्रेंड की मीटिंग के लिए तो नहीं होता। फिर मैं यहाँ पे दा लगाऊंगा, दा बाज़ार, आई एम गोइंग टू द बाज़ार, क्योंकि बाज़ार मेरे पास मीटिंग की जगह नहीं है, बाज़ार मेरे पास शॉपिंग की जगह है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ही इज़ गोइंग टू स्कूल फॉर मीटिंग कर लें, चलें फॉर मीटिंग, चले जी फॉर मीटिंग कर लें। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये स्कूल आपके पास क्या है जी, पढ़ने के लिए यह है, मीटिंग के लिए तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं दा लगाऊंगा। ठीक है जी, दा लगाऊंगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास दा आ जाएगा। तो आपने वो जो प्लेस है, किसी प्लेस के साथ आपने दा नहीं लगाना होता, लेकिन अगर उस प्लेस को उसके ओरिजिनल पर्पज़ के अलावा किसी दूसरे पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, दा लगाएंगे। किसी नाम के साथ आप दा नहीं लगाएंगे, लेकिन उस नाम के टाइटल के साथ आप दा लगाएंगे। ठीक है जी, ये PDM का पी सीधा हो गया। डी, डेज एंड डेट्स के लिए आपने दा नहीं लगाना, PDM के डी में दा नहीं लगाना। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या जी, स्पेसिफिक टाइम, द मंडे आफ्टर ईद। अब देखिए ना, वैसे मंडे आ जाए ना, मंडे, आई शैल मीट यू ऑन मंडे। ठीक है जी, तो आपने लगा दिया ऑन मंडे, ऑन द मंडे नहीं लगाया। लेकिन हम क्या कहते थे कि ऑन द मंडे आफ्टर ईद, ईद के बाद वाला मंडे जो है ना जी, वो आपके पास है, वो एक स्पेसिफिक मंडे है साल में, वो जनरल मंडे नहीं है। अदरवाइज मंडे आपके पास पूरे साल में बड़े से मंडे आते हैं, वो जनरल है। तो दा में आपने पीछे कंसेप्ट ये रखना है कि आपने स्पेसिफिक चीज़ के लिए दा लगाना है, जनरल चीज़ के लिए दा आपने नहीं लगाना। तो जब आप किसी डेट को फिक्स करते हो, तो वो वैसे तो डेट तो बहुत ज़्यादा आती है ना, लेकिन जो आपके पास किसी ईद के दिन की फेस्टिवल के साथ दा लगाओगे, क्योंकि वो तो एक ही दिन है। वैसे डे जो हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हर हफ्ते आते हैं, उसके लिए आप दा नहीं लगाओगे। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको PDM का डी भी क्लियर हो गया होगा। M अब PDM का होता है मील्स। आपने ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए आपने दा नहीं लगाना।
ठीक है जी। आई एम टेकिंग द ब्रेकफास्ट, नहीं आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है जी। ब्रेकफास्ट आप टेक कर रहे होते हैं तो आप ठीक है, जब टी टेक रहे होते हैं ना जी, टी टेक रहे होते हैं, आई एम टेकिंग द टी, नहीं आई एम टेकिंग टी, ठीक है जी। जब टी टेकनी होती है तो फिर आपने दा नहीं लगाना, सीधी टेक लेनी है, ठीक है जी। स्पेसिफिक मील, द डिनर वी हैड यस्टरडे। अब स्पेसिफिक मील की बात करें कि वैसे आपके पास डिनर तो डेली करते हैं ना, सारी उम्र करना है, लेकिन ऐसा डिनर जो मुझे मेरी जो है ना जी सिस्टर ने करवाया था, जो मेरे मामू ने करवाया था, जो मैंने फलां होटल पे किया था, वो एक ही है, उसके लिए फिर दा लगा दोगे, ठीक है जी। कंट्रीज़ के लिए आपने दा नहीं लगाना, लेकिन वो वाली कंट्रीज़ जो आपने मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ मिलकर बनी हुई हैं उसके साथ आप दा लगाओगे। ये बात पहले भी बता दी, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए दा लगाओगे, यूनाइटेड किंगडम के लिए दा लगाओगे, यूएई के लिए दा लगाओगे, क्योंकि ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए आप ये लगाओगे। तो ये आपको वैसे भी पता चल जाता है कि यू जैसे आ जाए ना, यू तो यूनाइटेड, तो इसका मतलब है बहुत से लोगों जो स्टेट्स को इकट्ठा किया हुआ है, इसके लिए दा लगाओगे। वैसे पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, दूसरे के लिए आप नहीं लगाओगे, ठीक है जी। आगे जी, लैंग्वेज के लिए आप दा नहीं लगाओगे, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, इसके लिए दा नहीं लगाओगे। लेकिन जब किसी के साथ लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज का लफ्ज़ आ जाए ना, वर्ड आ जाए, ऐसे आपके पास ना इंग्लिश के लिए आप नहीं लगाओगे, लेकिन इंग्लिश के साथ लैंग्वेज का वर्ड आ जाए ना, फिर दा लगाओगे, द इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश स्पोकन इन ब्रिटेन, ठीक है जी। तो आपके पास है जी द इंग्लिश स्पोकन इन ब्रिटेन, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया जी। आपने ये जो है ना जी, वैसे जो है ना जी, इसके लिए आपने नहीं लगाना, जो है इसमें दा नहीं लगाना, वैसे जो है इसकी नेम के लिए। लेकिन जब उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी स्पोकन साथ आ रही है, तो फिर दा लगा दोगे। और जनाब क्या है जी, उसकी जनाब ये इंग्लिश लैंग्वेज का लफ्ज़ साथ आ जाए, फिर आप दा लगा दोगे। बट अदरवाइज़ आपके पास क्या जी, ये आपके पास इंग्लिश, उर्दू, अरबी के साथ आप दा नहीं लगाते। एकेडमिक सब्जेक्ट्स के लिए आप दा नहीं लगाते, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके साथ आप दा नहीं लगाते। लेकिन जब आप किसी जो सब्जेक्ट को क्या करते हो, किसी स्पेसिफिक फील्ड के सब्जेक्ट को आप जब करते हो ना, द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, द हिस्ट्री, या हिस्ट्री वैसे लिखे ना तो कोई नहीं है, लेकिन जब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे ये स्पेसिफिक हो जाएगी, क्योंकि वैसे हिस्ट्री तो बहुत सी है ना, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया, हिस्ट्री ऑफ यूके। लेकिन जब आप स्पेसिफिक किसी के साथ तो फिर आप उससे दा लगा दोगे, ठीक है जी। द मैथमेटिक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस मसले का जो मैथमेटिक्स है उसके लिए हम दा लगाएंगे, अदरवाइज़ हम दा नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। स्पोर्ट्स के लिए आप दा नहीं लगाते, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस के लिए आप दा नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन उस स्पोर्ट के मैच के लिए आप लगाते हो, क्रिकेट मैच के लिए, द फुटबॉल प्लेड यस्टरडे, तो फिर हम दा लगाते हैं। अदरवाइज जो है ना जी, उसके स्पोर्ट्स के नेम के साथ आप दा नहीं लगाते, ठीक है जी। सबस्टांस, अनकाउंटेबल नाउन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। अनकाउंटेबल सब्सटेंस के लिए आप दा नहीं लगाते हो, ठीक है जी। काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, पहले वो यूनिकनेस वहाँ पे हमने सारा इसको कर लिया हुआ है, तो बस यही है। मीन के ये क्लास वहाँ से आपकी ख़त्म हो गई थी, यहाँ पे ये स्पोर्ट्स और सब्सटेंस के बाद आपके पास क्लास ख़त्म हो गई थी, ठीक है जी। ये आपके पास है पीटीएम क्लास भी क्लियर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल वाला जो है ना जी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपने आर्टिकल कहाँ कहाँ पे लगाना है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन था, द मैन इज़ नोन डैश द चॉइसेस विच ही मेक्स इन हीज लाइफ। तो यहाँ पे ये आपके पास है जी, ये बाय की आपके पास प्रपोजिशन है। बाय की प्रपोजिशन क्या होती है जी, बाय की प्रपोजिशन वहाँ पे होती है जब किसी चीज़ को किसी चीज़ के रिजल्टेंट के तौर पर देखने होते हैं, उसको हम कहते हैं बाय के साथ लगाते हैं। जैसे कहते हैं जी, एक बंदा जो है ना, ही जो है जी, ही ट्रैवल्ड बाय बस, किसकी मदद से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जी, द मैन इज़ नोन बाय द चॉइसेस विच ही मेक्स हिज लाइफ। जो इंसान है, जो इस वक्त इंसान है, किसकी वजह से है, और अपने चॉइसेस की वजह से है। जो इस वक्त ये बना हुआ है, जो इसकी इस वक्त हालत है, उसकी हालत किसकी वजह से हुई है, उसके डिसीजंस की वजह से हुई है, उसकी चॉइसेस की वजह से हुई है, तो हम बाय लगाएंगे, ठीक है जी। 7वां क्वेश्चन था, इंस्टेड ऑफ डैश मटीरियलिस्टिक परसूट्स यू शुड एक्ट सेल्फलेसली। अब यहाँ पे आपके पास इंस्टेड का जब लफ्ज़ आ जाता है ना, इंस्टेड का पीछे, तो इंस्टेड का मतलब होता है कि आपके पास ये जो आपके पास, ये जो आपके पास है ना जी, ये दो हिस्से हैं ना आपके सेंटेंस के, ठीक है। ये दो सेंटेंस के हिस्से हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें आपने जब इंस्टेड लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों आपके पास जो हिस्से होते हैं आपस में उलट होंगे। इंस्टेड का मतलब होता है इसकी बजाय, मीन के दोनों उलट होंगे। तो
अब यू शुड एक्ट सेल्फलेसली, आपको क्या करना जी, आपको जनाब बगैर किसी लालच के काम करना चाहिए, ये इसका मतलब ये है ना। तो पीछे आपके पास क्या है जी, पीछे आपका मतलब है कि आपको लालच को छोड़ना चाहिए। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, लालच के बगैर काम करना चाहिए, और पीछे इसका उलट होना चाहिए कि लालच को छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या जी, रनिंग आफ्टर, गिविंग अप, लुकिंग आफ्टर, रनिंग अवे। आप देखें इसमें क्या बन रहा है, इंस्टेड ऑफ मटीरियलिस्ट परसूट्स, कि आपने मटीरियलिस्टिकली अगर अप्रोच जो है ना इसकी बजाय, मीन्स के ये जो मटीरियलिस्टिक है ना इस आपको नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आगे जी अब इसका मतलब है रनिंग आफ्टर पीछे भागना, गिविंग अप छोड़ना, लुकिंग आफ्टर जनाब किसी देखभाल करना, रनिंग अवे दूर भागना। ठीक है, तो हमें क्या होना जी, इंस्टेड के बाद फौरी आपने क्या करना है जी, आपने इसकी ये जो आपके पास है मटीरियलिस्टिक, इसके हक में बयान देना है, क्योंकि पीछे इंस्टेड ऑफ आ गया ना, इंस्टेड कि आपने इंस्टेड ऑफ मीन के आपने मटीरियलिस्टिक को अपनाने की बजाय आपको क्या होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लिख दें गिविंग अप कि आपको मटीरियलिस्टिक छोड़ने की बजाय आपको सेल्फलेस होना चाहिए, तो जो बंदा मटीरियलिस्टिक मादा प्रस्ती छोड़ ही नहीं रहा तो फिर वो कैसे सेल्फलेस हो जाएगा। ठीक है, तो मीन के इंस्टेड जो है, इंस्टेड के बाद आपने क्या लगाना है, यहाँ पे ये जो आपके पास बात लिखी हुई है मटीरियलिस्ट, ये इसके उलट है, आपने बेलौस के उलट है मादा प्रस्ती। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे पीछे लगा था मादा प्रस्ती को छोड़ने की बात हो रही है, तो रनिंग आफ्टर आएगा, गिविंग अप, लुकिंग आफ्टर या रनिंग अवे नहीं आएगा। ठीक है, लुकिंग आफ्टर तो आपके पास होता है ना, ये तो किसी की तीमारदारी के लिए होता है ना, किसी की आपने हिफाजत करनी हो तो। अब जो गवर्नमेंट माइट नॉट हिज प्रॉब्लम, अब ये जो क्वेश्चन इस तरह का होता है ना जी, इसमें गवर्नमेंट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना आमतौर पे गवर्नमेंट के हक में आपने बोलना होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट माइट नॉट एड्रेस हिज प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेस का मतलब होता है कि उसकी प्रॉब्लम को देखे ही नहीं, तो गवर्नमेंट देखती है। ठीक है जी, इंटरव्यू में जब आप जाते हैं ना तो आपने गवर्नमेंट के हक में ही बोलना होता है, आपको पता है, चाहे जितना मर्जी ग्रज में हो आपने वही रखना है। ठीक है, ये सिंपल सी आप समझ लें कि आपने माइंड में रखनी है। गवर्नमेंट माइट नॉट इग्नोर, वो इग्नोर नहीं कर सकती, मुझे लगता है ये है कि गवर्नमेंट के हक में बात हो रही है। माइट नॉट सॉल्व तो करती है, माइट नॉट डिले, डिले तो करती है। ठीक है जी, डिले तो करती है, लेकिन यहाँ पे इग्नोर सबसे बेस्ट लग रहा है कि गवर्नमेंट की तारीफ करनी है, इग्नोर। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपके पास ये जो आपके पास होता है जी वोकैबुलरी का पार्ट आ जाता है, वोकैबुलरी का पार्ट। अब वोकैबुलरी को आपने याद करने के लिए आपको इस वोकैबुलरी को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना आना चाहिए, आपको यूज़ करना। जब तक आप वोकैबुलरी को अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करोगे आपको वोकैबुलरी नहीं आ सकती। ये आपके पास है ना जी टैसिटर्न, टैसिटर्न होता है जो कम बोलने वाला इंसान होता है, कम गो इंसान होता है। आप खुद भी बड़े कम गो कुछ होंगे आप में से, आपके घर में भी कौन से बड़े होंगे। ठीक है, तो उसके लिए टैसिटर्न यूज़ करना शुरू कर दो। टैसिटर्न का मतलब होता है कम गो, कम गो। ठीक है जी, तो इसमें देखो नीचे आपका क्यूरियोसिटी, ये तजस्सुस होता है जी। पेंसिव, गहरी सोच में डूबा हुआ। रिजर्व, तो रिजर्व वही होता है ना, हम अपने जो है ना जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में रिजर्व का लफ्ज़ तो काफ़ी यूज़ कर रहे हैं कि जो बंदा जो है जी रिजर्व रहता है, लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो हम रिजर्व के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, टैसिटर्न यूज़ करना शुरू कर देंगे डेली लाइफ में, तो हमें पता हो जाएगा कि टैसिटर्न का मतलब क्या जी, कम गो इंसान। ठीक है जी, उसको स्केर्सिटी, स्केर्सिटी का मतलब कमी, किसी चीज़ की कमी होना। तो शार्टेज, तो हम आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में शार्टेज का लफ्ज़ तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन स्केर्सिटी का मतलब नहीं यूज़ कर रहे, तो हम शार्टेज की बजाय आजकल स्केर्सिटी यूज़ करना शुरू कर देंगे। फिर सेंड शैबी, शैबी का मतलब होता है बुसीदा, शैबी का मतलब होता है बुसीदा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो आपके पास है स्टाइलिश तो नहीं बुसीदा होता, एलिगेंट तो नहीं बुसीदा होता, पॉलिश्ड तो नहीं बुसीदा होता, तो वॉर्न आउट। अब वियर का मतलब होता है पहनना, वियर वॉर्न, वॉर्न का मतलब होता है पहनना। तो वो चीज़ जो मार्केट में इन होती है ना, जो फैशन में इन होती है वो वॉर्न की जाती है, वॉर्न इन होती है। और जो फैशन से चीज़ आउट हो जाती है वो वार्न आउट हो जाती है, मीन को उसको पहना अब नहीं जा रहा। तो बुसीदा और वार्न आउट आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो कोई क्या चीज़ है, इन है फैशन में, तो भाई फैशन इन या फैशन आउट के लिए वार्न इन और वार्न आउट का लफ्ज़ आज के बाद यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद है जी एंटोनिमस स्किर्मिश।
अब स्किर्मिश जो आपके पास क्या होता है जी, ये आपके पास होती है जी, ये होती है जी ये लड़ाई, मुख्तसर सी लड़ाई, झड़प छोटी सी होती है ना जी, छोटी सी झड़प, स्किर्मिश। ठीक है, स्किर्मिश आजकल आपको पता है अमेरिका और ईरान की झड़पें हो रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है स्किर्मिश। इसका उलट क्या होता है जी, आपके पास है जी ट्रूस। ट्रूस का मतलब जंगबंदी, जंगबंदी। ठीक है जी। एम्बश का मतलब होता है गादल का हमला करना। पीस का मतलब होता है अमन। ट्रीटी का मतलब होता है मुआहदा। ठीक है, तो उसने एंटीनिम पूछा हुआ है, तो जो आपके पास ट्रूस आपके पास है जिस जंगबंदी है स्किर्मिश का। लेकिन अगर अगर आपके पास यहाँ पे ए एंड सी का बोथ होता ना, तो फिर हमने ट्रूस और पीस दोनों का हमने सेलेक्ट करना था, क्योंकि जंग का उलट आपके पास पीस भी होता है। एनालॉजी क्या कहती है, रेन की वजह से फ्लडिंग आती है। एनालॉजी जब होती है उसमें आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि इसका आपस में रिश्ता बन क्या रहा है। रिश्ता आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन का बन रहा है, इसके रीज़न का बन रहा है, या आपके पास इसके मानी का बन रहा है, क्या बन रहा है। तो ये आपके पास रीज़न का रिश्ता है। रेन की वजह से फ्लडिंग होती है। अब सर्दी की वजह से कंबल नहीं बनाए जाते। ठीक है, सर्दी की वजह से कंबल नहीं होते, सर्दी को कवर करने के लिए कंबल होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी उसका जो है इसका सोल्यूशन है, ना कि उसकी रीज़न है। अब फायर से स्मोक पैदा होता है, धुआं। आपके पास फायर जो है, फायर आग से धुआं पैदा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि फायर से धुआं ही पैदा हो, कुछ फायर ऐसी भी होती है जिससे धुआं नहीं भी पैदा होता। ठीक है जी, आपके पास है, लेकिन इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे कोई बेहतर हमें नज़र आ गया वो उसको करेंगे, अदरवाइज इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आग से धुआं बनता है आमतौर पर। ठीक है जी, लेकिन फायर से ज़्यादातर आपके पास क्या होती है जी, आपके पास चीज़ें बर्न होती हैं। फायर से बर्निंग वैसे होती है, अगर फायर से बर्निंग होता ना, फिर ये हमारे पास एग्जैक्ट होना था। स्टॉर्म से वेदर, तो ये गलत है ना जी, तूफान भी आपके पास हो रहा था, ये भी वेदर की ही किस्म है। स्टॉर्म भी वेदर भी आपका वेदर ही है। ठीक है, तो ये इसका कोई नहीं बन रहा। सन से हीट, सन से हीट, सूरज से गर्मी होती है, तो ये आपके पास ठीक बन रहा है कि सूरज जो है इससे गर्मी होती है। सूरज से गर्मी होती है, सूरज से गर्मी होती है, तो ये हमारे पास बेहतर आ जाएगा, सबसे बेहतरीन आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी फ्रेंच लीव, ये इडियम है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव होता है जी आपके पास जो है जी, इसको फ्रेंड लीव से याद कर लें। मैंने इसको ऐसे याद किया, जब याद किए थे फ्रेंड लीव से याद किए थे। फ्रेंड लीव क्या होती है, जब आप बॉस के फ्रेंड होते हैं ना, आप अपने बॉस के फ्रेंड बन जाते हो, तो फिर उसको छुट्टी पूछ करने की ज़रूरत नहीं होती, पूछ के करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप खुद ही चले जाते हो, आओ ना हो तो उसको, क्योंकि बॉस आपका फ्रेंड है, उसको बोल देते हैं जी मैं नहीं आया था कल, मैं नहीं आऊँगा। ठीक है जी, आप छुट्टी करके बता देते हो कि मैं, उसको वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है आप मेरे डियर फ्रेंड हो। तो फ्रेंच लीव ऐसी होती है जो बगैर पूछे की जाती है। लेकिन अगर आपका बॉस आपका फ्रेंड ना हो तो फिर बगैर बताए लीव करके दिखाइएगा, इलाज कर देगा आपका। ठीक है जी। फिर आपके पास है जी लॉक स्टॉक एंड बैरल। अब लॉक स्टॉक बैरल जो है ना, ये बेसिकली आपके पास क्या है जी, ये भी एक आपके पास ईडीएम है। ये यूज़ होता है जी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो आपके पास बंदूक होती थी ना बरसगीर में, तब ये यूज़ होता है लॉक स्टॉक बैरल। लॉक का मतलब होता है कि आपने क्या किया, आपने अपना टारगेट लॉक कर लिया। टारगेट लॉक किया मीन्स के टारगेट के आपका जो ट्रैकर है, ट्रैकर जो आपके पास है, जो जिसको हम पंजाबी में घोड़ा बोलते हैं, उसके ऊपर आपने अपना हाथ रख लिया। ठीक है, आपने उसकी पेन के ऊपर हाथ, बंदूक के ऊपर है। स्टॉक होता है, स्टॉक आपके पास होता है, उसका जो पीछे लकड़ी वाला हिस्सा होता है ना, लकड़ी वाला हिस्सा, उसको आपने मजबूती से अपने कंधे पे रख लिया। और बैरल का मतलब होता है उसके आगे से जो गोली निकलनी है। ठीक है, तो मुकम्मल तौर पर हर चीज़ आपके पास आ गई, पूरी बंदूक, उसकी लॉक भी, स्टॉक भी, बैरल भी। तो ये आपके पास बंदूक के 3 हिस्से होते थे, इसको फिर आप ईडीएम के लिए यूज़ किया जाने लगा, लॉक स्टॉक बैरल। ठीक है, तो ये कंप्लीटली का सेंस देता है लॉक स्टॉक बैरल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पेपर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।